बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 6। अब हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि नायान के क्लैन में है और वो नायान के दादाजी को ठीक करना चाहता है। तभी नायान के पापा सभी से कह रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि एल्केमिस्ट हो और मेरे पापा को ठीक कर सके। वो सबको बताता है कि गुए भी यहाँ आया था लेकिन वो भी मेरे पापा को ठीक नहीं कर पाया। अब वो कहता है कि जो कोई मेरे पापा को ठीक कर सकता है वो अपना हाथ खड़ा करे। तभी कोई हाथ खड़ा नहीं करता, लेकिन तब वहाँ शाओयान आता है और अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं आपके पापा को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। वहाँ बैठे सभी लोग शाओयान का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम तो इतनी छोटी सी उम्र के हो, रैंक 5 के गुहे भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए और भी बहुत से एल्केमिस्ट आए जो ठीक नहीं कर पाए, तो तुम जिसका रैंक 2 है तुम कहते हो कि तुम उन्हें ठीक कर दोगे। ये बात सुनकर नायान के पापा को भी उस पर डाउट होता है, जो कि अपने मन की बात शाओयान के सामने रखते हैं। तभी शाओयान कहता है, क्या आपने गुए पर भी ऐसे ही शक किया था? ये सुनकर नायान के पापा को गुस्सा आ जाता है और तभी नायान भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मेरे पापा आप पर शक नहीं कर रहे, आप इसे दिल पर मत लीजिए। तभी शाओयान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से हेवनली फ्लेम निकालकर दिखाता है। ये देखकर नायान के पापा और वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं कि एक रैंक 2 का एल्केमिस्ट और हेवनली फ्लेम। नायान के पापा उससे अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ आइए और मेरे पापा को ठीक करने की कोशिश करिए। अब शाओयान जब अंदर जाता है और नायान के दादाजी को देखता है तो उन्हें बताता है कि काफ़ी टाइम से इनके शरीर में जहर है, तो इन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है और अगर मैं ये ट्रीटमेंट करूँगा तो इससे ये बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि इस ट्रीटमेंट से ये बचेंगे ही। अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता, तो वो शाओयान से कहते हैं कि हम इन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, इससे तो बेहतर है कि आप इनका ट्रीटमेंट करके देख लें। इसके बाद शाओयान उनका ट्रीटमेंट करता है और अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ करता है और उनके अंदर का जहर निकालने की कोशिश करता है। जब वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो नायान और उसके पापा उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। शाओयान काफ़ी हद तक अपनी कोशिश से उनके अंदर से वो जहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब नायान के पापा नायान को देखते हैं कि वो उसे बहुत गौर से देख रही है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? नायान हंसकर उन्हें मना कर देती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करती। शाओयान काफ़ी मेहनत से अपनी कोशिश जारी रखता है। वो जहर बहुत समय से उनके शरीर में मौजूद था, इसलिए जहर को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वो जहर उसके हाथों के फ्लेम के साथ घुलकर उसके खुद के शरीर में जा रहा होता है। धीरे धीरे नायान के दादाजी की हालत में सुधार आ रहा होता है और वो होश में आ रहे होते हैं। जब नायान देखती है कि उसके दादाजी ठीक हो रहे हैं तो वो ये देखकर बहुत खुश होती है और उनके पास जा रही होती है, लेकिन उसके दादाजी उसे अपने पास आने से रोक देते हैं क्योंकि वो उससे बहुत गुस्सा होते हैं शाओयान से शादी तोड़ने वाली बात को लेकर। जब नायान ने अपनी शादी तोड़ दी तब उसके दादाजी बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में वो अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक जहरीले जानवर ने उन्हें काट लिया, जिसके बाद से ये जहर उनके शरीर से नहीं निकल पा रहा। लेकिन शाओयान की कोशिश करने पे उनके शरीर से वो जहर धीरे धीरे निकल रहा होता है। ये ट्रीटमेंट काफ़ी देर करने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। नायान शाओयान से बात करने की कोशिश करती है, मगर शाओयान उस पर ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओयान बैठकर मेडिटेट कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसके खुद के शरीर से जहरीली फ्लेम निकल रही है और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। असल में नायान के दादाजी के शरीर से जो जहरीली फ्लेम उसने निकाली थी वो फ्लेम उसके खुद के फ्लेम से जाकर मिल गई थी और उन दोनों के मिलने से उसकी पावर अब और भी ज़्यादा हो गई है। जब शाओयान उसके दादाजी का ट्रीटमेंट कर रहा था तब उनकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वो इसलिए क्योंकि उनके शरीर में जो जहर मौजूद था वो उनकी पावर्स को धीरे धीरे करके खींच रहा था
और वही जहर शाओयान के हेवनली फ्लेम से मिलकर शाओयान के अंदर एक जहरीली फ्लेम के फॉर्म में आ गया है। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवंस एपिसोड 7। हम इस एपिसोड में देखते हैं कि शाओयान के पास आइस एम्परर आते हैं और वो शाओयान की बढ़ती हुई पावर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं और हैरान भी, क्योंकि शाओयान उसे अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहा होता है। अब शाओयान चाहता है कि वो अपनी इस पावर को चेक कर सके और इसको चेक करने के लिए वो आइस एम्परर पर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद आइस एम्परर उस अटैक से बचने के लिए एक आइस शील्ड बनाते हैं। मगर शाओयान की ये जहरीली फ्लेम उस शील्ड को भी तोड़ देती है। शाओयान ये पावर पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और आइस एम्परर से पूछता है कि मैं इस पावर से बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। तभी आइस एम्परर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है और इस फ्लेम के होने की वजह से तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि शाओयान एल्केमिस्ट फेयर में जाता है, जहाँ पर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि वो अपनी सोल पावर को बढ़ा सकता है। जब वो रॉक सिटी में जाता है तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। ये लड़की लिनफी है। ये वही लड़की है जो शाओयान के एल्केमिस्ट रैंक 2 हासिल करने पर इससे बहुत चिढ़ रही थी। जब वो शाओयान से बहुत समय बाद मिलती है तो उससे बातें करती है और इतनी ज़्यादा बातें करती है कि शाओयान इससे इरिटेट हो जाता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से एक दूसरी दुकान में चला जाता है। लेकिन वो लड़की उसका पीछा करते करते वहाँ भी आ जाती है और शाओयान से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर वहाँ से यहाँ क्यों आ गए हो? मैं तुम्हारी खरीदारी में मदद कर सकती हूँ। तभी शाओयान कहता है कि ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि सोल पावर बढ़ाने के इंग्रेडिएंट्स मुझे कहाँ मिल सकते हैं? वो कहती है ये तो मुझे नहीं पता। शाओयान समझ जाता है कि ये सिर्फ बातें ही करती है और इसके अलावा इसे कुछ भी नहीं आता। शाओयान एक दुकान पर जाता है और दुकान वाले से इंग्रेडिएंट्स मांगता है, मगर वो दुकान वाला उसे ज़्यादा पैसे की मांग करता है। तभी वहाँ लिनफी आकर उस दुकान वाले की धोखाधड़ी पकड़ लेती है और कहती है कि इसका इतना खर्च नहीं आता। दूसरी तरफ हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि ब्लैक रॉक सिटी की है। ये लड़की पीच ब्लॉसम फायर को खरीदने आई है और वो इसके बदले दुकानदार को एक मेडिसिन की रेसिपी देती है। दुकान वाला जल्दी से रेसिपी को पकड़कर अपने दिमाग में बैठा लेता है और फिर जानबूझकर लड़की को कहता है कि ये रेसिपी तो गलत है और मुझे मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स वापस करो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो रेसिपी बिल्कुल सही होती है, मगर क्योंकि उसने रेसिपी याद कर ली थी, अब वो उसके साथ फ्रॉड कर रहा होता है। जब उस लड़की को पता चलता है कि वो दुकान वाला उसे धोखा दे रहा है, तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स वापस देने से इनकार कर देती है। अब इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वहाँ बहुत शोर और हंगामा खड़ा हो जाता है। तभी शाओयान लिनफी के साथ वहाँ आ जाता है और शाओयान को समझ आ जाता है कि दुकान वाला इस लड़की के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, जबकि लिनफी इस लड़की को पसंद नहीं करती, तो वो फौरन अपने मास्टर को बुलाने चली जाती है। इधर शाओयान उस दुकानदार को रोकने जाता है तो वो दुकान वाला उसका ही मजाक उड़ाता है। ये देखकर शाओयान उस पर हमला कर देता है और वो दुकान वाला शाओयान के हमले से बच नहीं पाता और शाओयान उसे जीत जाता है। शाओयान को पीच ब्लॉसम फायर के पास एक जेट पीस दिखता है तो उसे पता चलता है ये तो सोल पावर को बढ़ाने का इंग्रेडिएंट है, तो वो इसे अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हमें लिनफी को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को लेकर आ गई है। लिनफी का मास्टर जब शाओयान को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे एक कमरे में ले जाता है और उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी करता है। और तभी वो शाओयान को बताता है कि यहाँ पर एल्केमिस्ट कंपटीशन होने वाला है, तो तुम ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करना। लेकिन तभी शाओयान इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। वो उसे ये भी बताता है कि जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे सोल पावर को बढ़ाने वाले इंग्रेडिएंट्स दिए जाएंगे। अब जैसे ही वो ये बात करता है तभी वहाँ शाओयान के आसपास सब कुछ जम जाता है। शाओयान को समझ तो नहीं आ रहा होता कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ रानी मेडूसा आ जाती है और उससे कहती है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे क्योंकि यहाँ जीतने वाले को स्पिरिट मेल्टिंग पिल दी जाएगी और अगर जीत कर ये पिल तुम मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी।
तभी शाओयान कहता है कि ठीक है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे बार बार मारने की धमकी देना बंद करो। इसके बाद वो शाओयान के शरीर के अंदर चली जाती है। अब शाओयान उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लिनफी के मास्टर के सामने अपनी एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मेरा नाम पब्लिकली ना लिया जाए। मास्टर ये बात सुनकर कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।